औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आईसीसीबीएस की समर इंटर्नशिप। आज वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद वो फर्स्ट फेज से आगे बढ़ चुके हैं और अब उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए हैं और वो आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत सारे सवालात आपके जहनों में मौजूद रहे, आपने पूछने की कोशिश की। मुझे ऐसा मुनासिब लगा कि क्यों ना हम एक ट्रेनिंग सेशन रख लें जिसमें हम तमाम चीजों को क्लियरली डिस्कस करने की कोशिश करें। मैं ये बात क्लियर कर दूं आप तमाम के सामने, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाद में आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, मेरा या मेरे इदारे का आईसीसीबीएस के साथ या किसी और इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मैं जो पास पेपर के क्वेश्चंस या जो प्रैक्टिस पेपर्स आपके सामने रखूंगा वो मैंने पिछले सालों के बच्चों से कलेक्ट किए हुए हैं। कोई भी कंटेंट आईसीसीबीएस ने या और किसी इदारे ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। जो कुछ भी बात आज हम करने जा रहे हैं बेटा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और मैं अपनी बुनियाद पर गाइडेंस के तौर पर आप लोगों के सामने वो तमाम चीजें रखूंगा। अब आइए उन सवालों पर जो आपके जहनों में इस वक्त पॉप कर रहे हैं उनको सबसे पहले हम पकड़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे जहनों में आ रहा है कि सर ये तो पहली लिस्ट लगी थी और आप सबने रिकमेंडेशन लेटर, आपकी मार्कशीट्स और एनरोलमेंट कार्ड की कॉपीज लगा दी। सेकंड लिस्ट कब लगेगी? सेकंड लिस्ट की वेबसाइट पर डिटेल दी हुई है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में सेकंड लिस्ट लग जाएगी। यानी ये वो लिस्ट होगी कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं टेस्ट में बैठने के लिए। बहुत मुमकिन है कि आप में से स्टूडेंट्स ने जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होंगे तो उसमें थोड़े से माइनर ऑब्जेक्शंस लगेंगे, वो आपसे ऑब्जेक्शन दूर करने का कहेंगे। जब आप ऑब्जेक्शन दूर करेंगे तो आप सेकंड लिस्ट की तरफ आएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इनिशियली अपनी इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की भी होती है, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। जब वो स्क्रीनिंग हो रही होती है उनकी तो वो इनिशियली लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन बाद में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी बुनियाद पर सेकंड लिस्ट इशू की जाएगी। फिर सवाल आता है सर ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट एक्सपेक्टेड है सेकंड वीक ऑफ मई में। यानी हम 9 मई से लेकर 15 मई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेस्ट हो सकता है हमारा। टेस्ट के बाद सर फाइनल लिस्ट कब लगती है? टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट में ज्यादा वक्त नहीं लगता। टेस्ट के बाद विद इन अ वीक फाइनल लिस्ट लग जाती है और ये लास्ट वीक ऑफ मई होता है। चूंकि जून में ये इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है जून और जुलाई में। यूजुअली बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इसी टाइम पीरियड में हमारे पास सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो सेमेस्टर ब्रेक में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं। आपके जहन में सवाल आता है कि सर इस इंटर्नशिप का कोई स्टिपेंड मिलता है हमें? तो जवाब है बेटे, नो स्टिपेंड फॉर दिस इंटर्नशिप। आपको इसमें स्टिपेंड नहीं मिलता। हाँ, आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है और जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है वो बहुत होता है। जब आप आगे कहीं जॉब पर अप्लाई करते हैं या आप आगे कहीं अपने कैरियर को लेकर जा रहे होते हैं तो उसमें बड़ी मदद मिलती है इसकी। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा सर इनका? बेटे टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद इनका इंटरव्यू भी होता है। इन दोनों की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि आया उन स्टूडेंट्स को इन इंटर्नशिप्स पर रखा जाए या ना रखा जाए। सवाल आता है सर कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी? आपने अपनी प्रायोरिटीज मेंशन की थी, ये प्रायोरिटीज आपसे एक बार फिर पूछी जाएंगी अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। ये वो डिपार्टमेंट है इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सर इन तमाम डिपार्टमेंट्स में पॉसिबिलिटी है कि आपको एंटरटेन किया जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेल फिजियोलॉजी से लेकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस तक। आप जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं बहुत मुमकिन है कि इसमें फार्मेसी के अलावा भी डिग्री होल्डर्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन तमाम फील्ड्स पर भी हमें जो है वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं। फिर सवाल आता है सर टेस्ट पैटर्न क्या है? पिछले साल बेटा टेस्ट एमसीक्यूज बेस हुआ था। लास्ट ईयर टेस्ट ऑनलाइन हुआ था, चूंकि कोविड था, कोविड की वजह से टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था और ऑनलाइन टेस्ट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को आगे प्रोसीड करवाया था। वो एमसीक्यूज बेस था। हम एक्सपेक्ट इस साल भी एमसीक्यूज बेस करेंगे। लास्ट टाइम 25 to 30 एमसीक्यूज थे डिफरेंट स्टूडेंट्स को। अब ये बहुत मुमकिन है कि शायद ऑनलाइन था इसलिए कम एमसीक्यूज से, हो सकता है इस मरतबा ज्यादा एमसीक्यूज हो। पिछले साल का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि 25 से 30 एमसीक्यूज पूछे गए थे। सर पूछा क्या जाता है पेपर में? अब आता है ये सवाल। सर आपके पेपर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड और एक पार्ट होगा आपका इंग्लिश का। सब्जेक्ट रिलेटेड से मुराद ये कि अगर आपकी बेसिक डिग्री बीएस है
और आपका बीएस है फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका बीएस है इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश का पोर्शन आप सबके लिए एग्जाम में होगा, चाहे आप किसी भी डिग्री को रखते हैं, फार्मेसी की डिग्री रखते हैं, बी की डिग्री रखते हैं, आपसे इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता जा रहा हूं कि मैंने पूरी कोशिश की है तमाम स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने की, और उसी बुनियाद पर मैं आपके सामने तमाम चीजें रख रहा हूं। मैंने पिछले सालों में जो बच्चों से पूछा है, तो मुझे पता लगा कि सर इस तरह के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल हैं सर क्वेश्चंस में? टेंसेस हैं, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स आते हैं, नरेशंस पे क्वेश्चन होता है, आर्टिकल्स प्रेपोजिशन पे सवाल आता है, सिनोनियम एंटोनियम्स पे सवाल आते हैं, और वोकैबुलरी पे सवाल आता है। अब ये वो कुछ एरियाज हैं जिन तक मैं बड़ी जद्दोजहद के बाद पहुंचा कि सर ये वो एरिया है जिनके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे होते हैं। अब आज की क्लास में मैं कुछ सैंपल के तौर पे सवाल भी रखूंगा आपके सामने कि आपको अंदाजा हो जाए कि अच्छा सर इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखें क्वेश्चन इस तरह है, अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, वांट्स, वांटिंग या इज वांटिंग। पहले तो आपसे ही पूछता हूं मैं, हम थोड़ा सा अब इंटरेक्टिव करते हैं क्लास को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक की तमाम बातें आप लोगों को समझ भी आई थी, और आप सब लोगों को आवाज भी आ रही थी मेरी, और तमाम चीजें क्लियर थी। अब जवाब लिखना शुरू हुए, और आप लोग जवाब लिख रहे हैं कि वांट्स है। चूंकि यहाँ पर अब्दुल लिखा हुआ है, अब्दुल सिंगुलर है, हम सिंगुलर के साथ हमेशा एस लगाते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। वेरी गुड। मैं आप तमाम के चैट देख रहा हूँ, मैं सबको शायद रिप्लाई ना कर सकूं। अरहम, अफशीन, आयशा, सुबिया, आयशा, उम्मे एमन, हिना, आरफा, रेहाना, लाशारी साहब, अम्मारा, निमरा, मैं आप सबकी चैट देख रहा हूँ बेटा। शायद सबके नाम मैं ना ले सकूं, एनोटेट आप लोगों ने बेटे करने की नीड नहीं है, हम आंसर को डिस्कस कर लेंगे। चले, नेक्स्ट है, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग, ही वॉचेस, ही इज वॉच, ही इज वॉचिंग। अब इसका क्या सही जवाब होगा? तो सर अगेन ही आ गया, वेरी गुड मुनीबा। इफ देर इज ही, तो आप यहाँ पर, अच्छा अगर ये इवनिंग नहीं होता ना, मोस्ट इवनिंग, तो आप शायद इज वॉचिंग यानी कंटिन्यूस की तरफ जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि मेंशन कर दिया ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग, तो फिर जवाब बन जाता है वॉशेस। आई डैश रहीम एट द जू, मैंने रहीम को, अब स्ट्रक्चर पे अगर आए तो सॉ, हैव सीन या हैड सीन, तो हम कहते हैं सर आई सॉ रहीम एट द जू, मैंने रहीम को जू पर देखा। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते या प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते, तब हैव और हैज का हम इस्तेमाल करते। फिर प्रेपोजिशन के का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शी लर्न रशियन डैश एट द एज ऑफ 45। जब कभी भी हम किसी चीज को एसोसिएट करते हैं किसी एज के साथ, तो वहां पर हम प्रेपोजिशन में एट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा शी लर्न रशियन एट द एज ऑफ 45। आई सी यू डैश द कॉन्फ्रेंस, किसी जगह पर देखने की जब बात की जा रही होती है बेटे, तो हम इस्तेमाल करते हैं आई सी यू एट द कॉन्फ्रेंस, हम लफ्ज प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। ही अराइव डैश द स्कूल बिल्डिंग जस्ट इन टाइम, हम वक्त पर पहुंचने के लिए लफ्ज इन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास यू हैव टू रीच द क्लास डैश टाइम, तो आप कहते हैं यू हैव टू रीच इन टाइम, यानी वक्त के अंदर अंदर आपको उस क्लास में पहुंचना है। फिर आता है हमारे पास सवाल आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स भी आते हैं पेपर में, कितने आर्टिकल्स होते हैं मैं चाहूंगा हम एक मतलब फिर चैट पर एक्टिव हो जाएं। हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव? वेरी गुड, हैव थ्री आर्टिकल्स, अ एंड द, जिन्हें हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं। सो आई बॉट अ पेयर ऑफ शू, सारा कैन प्ले द गिटार। जब कभी किसी स्पेसिफिक चीज की हमें बात करनी होती है, तो हम उस वक्त द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक गिटार की बात की जा रही है, दैट इज वाई हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। अब बेटा अगली चीज हमारे पास आती है सिनोनियम और एंटोनियम्स। जब कभी हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि हम इसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया या सिलेबस नहीं होता। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं चीजों को किसी तरह आसान कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली चीजें समझ में आने लगे और परेशानियां कम से कम हो।
सिनोनिम का मतलब हम सब जानते हैं, सिनोनिम का मतलब होता है सर एक जैसा मतलब रखने वाले अल्फाज, और एंटोनियम का मतलब होता है उसके अगेंस्ट जाना। हमें कुछ वर्ड्स के वर्ड रूट याद करने पड़ते हैं। अगर हम इस तरह कोई 10 या 15 वर्ड्स के ट्री चार्ट्स बना लें तो हमारे पास एक मैसिव सिनोनियम और एंटोनियम का जखीरा बन जाता है। जैसे वर्ड है अबंडेंस, इस अबंडेंस के और क्या क्या माने हैं? इस अबंडेंस के माने हैं बाउंटीफुल, एक्सेस, प्लेथोरा, वॉल्यूमिनस। ये सब का मतलब सेम है। और अगर इसके अपोजिट जाना चाहूं तो स्कार्स, स्कैंटी, रिसोर्सफुलनेस, ये सब इसके एंटोनियम्स हैं। मुझे याद पड़ता है मुख्तलिफ स्क्रीनिंग जो टेस्ट हो रहे होते हैं फार्मेसी के भी और इंटर्नशिप्स के, तो उसमें अक्सर अबेंडेंस का एंटोनियम पूछा जाता है और ऑप्शंस में स्कैंटी होता है। तो इसीलिए दो वर्ड्स मैं आपके सामने लाया हूं चूंकि मैंने बहुत मर्तबा इनको देखा है। पॉवर्टी, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, पेन्योरी, इम्पोविशमेंट, ये सब इसके सिनोनियम्स है। और प्लेंटीफुलनेस यानी बहुत ज्यादा होना, रिचनेस, चूंकि पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। अगर हम किसी लफ्ज का मतलब जान लें तो फिर उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को मालूम करना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अब ये तो मैंने आपके सामने एक पैटर्न रख दिया कि सर ये पैटर्न हो सकता है क्वेश्चंस का। अब आज आपकी क्लास ओरिएंटेशन रखने का मकसद था कि आपसे बात भी हो जाएगी, कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस भी करनी थी। आपका एग्जाम जैसे कि एक्सपेक्टेड है मई के सेकेंड वीक में, जो कि हम देख रहे हैं वहां पर। तो मैं ये चाहूंगा कि हम तब तक अपने इस इंग्लिश पोर्शन की कुछ अच्छी तैयारी कर लें। अच्छी तैयारी किस तरह से करेंगे वो मेथोडोलॉजी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं अभी। आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर से वाकफियत होगी आप लोगों को, अदरवाइज मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हमारा यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स हम शेयर कर रहे होते हैं। उसका लिंक मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। तो मैं कुछ पर्टिकुलर वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा और उन वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को भेजा करूंगा। जैसे पंचुएशन पर वीडियो होगी, आर्टिकल्स पे वीडियो होगी, प्रपोजिशन पे वीडियो होगी, टेंसेस पर वीडियो होगी। ये वीडियोस हमें हेल्प करेंगी हमारे कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करने में। फिर उसके अलावा आप लोगों ने अगर नोट किया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस ग्रुप का आप सब लोग पार्ट हैं उस ग्रुप में एक गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन ऐड किया। उस डिस्क्रिप्शन पर कुछ बच्चे अभी क्लिक भी कर चुके हैं, गुलजेब, जाफरा, अरहम, महविश, फातिमा, आप लोगों के क्लिक्स मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को उस गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको उस पर रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस करेंगे तो आप सबके पास उसका एक्सेस आएगा। उस एक्सेस में हम स्टडी मटेरियल, जैसे आज की स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो जितना कुछ भी रेलिवेंट स्टडी मटेरियल होगा मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों को इसलिए नहीं भेज रहा तमाम चीजें, क्योंकि एक वक्त के बाद बड़ा हेक्टिक हो जाता है चीजों को कैटर ऑन करना। मैं ड्राइव की तरफ इसीलिए आ गया हूं कि हम तमाम चीजों को एक जगह अपने पास सेफ रख सकते हैं। जैसे अभी अफशी ने क्लिक किया, सदफ नासिर ने क्लिक किया, आप सबके रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास। आप लोग भले क्लिक करते जाइए, मैं एक साथ ही क्लास के बाद आप सब लोगों को उसका एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हम वीक में 2 मरतबा या 1 मरतबा, चूंकि आप सब लोग बिजी हैं और अभी रमजान भी चल रहा है तो उस सब से मैं वाकिफ हूँ कि हम भरपूर मसरूफ रहेंगे, लेकिन 1 मरतबा हफ्ते में मैं चाहूंगा कि हम जूम पर डिस्कशन के लिए बैठ जाएं उन तमाम टॉपिक्स पर जो आपको मैं भेज चुका हूँ और जो हमने डिस्कस कर लिए होंगे। और फिर मैं चाह रहा था कि जब आपकी डेट अनाउंस हो जाए ना, अभी तो अनाउंस नहीं हुई है लेकिन एक दिन तो अनाउंस हो जाएगा, तो जब डेट अनाउंस हो जाए उससे एक दिन पहले मैं आपका मॉक टेस्ट ले लूं। मतलब कल अगर टेस्ट है तो आज मैं आपका मॉक टेस्ट इस तरीके से अगर हम इसको लेकर चलें तो इस प्लान में अगर कुछ एडिशन करना हो हमें, या यहाँ तक का जो प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक, तो मेरे ख्याल से इस प्लान को हम यूज कर सकते हैं। इससे हमारी इंग्लिश पोर्शन की अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर ये जो सब्जेक्ट होगा इसमें क्या पूछा जाएगा? देखिए सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक डेफिनेटली हो नहीं सकता। आप भी इस बात को समझते हैं कि 4 साल की आपने 5 साल की डिग्री हासिल की होती है तो आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं है। आपकी जो बेसिक डिग्री में आपने चीजें पढ़ी थी उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं और ये बहुत ज्यादा डेफिनेटली आसान भी नहीं होते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा होता है। यहाँ पर मेरे पास फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए
मेरे पास इंजीनियरिंग के लिए या बायोटेक्नोलॉजी के लिए या केमिस्ट्री के लिए इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, जैसे ही अगर मेरे पास उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ से मैं जो कंटिन्यू करूंगा आगे, वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स के साथ हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इनका काफी डेटा मेरे पास मौजूद है। मैं अभी भी कोशिश में हूं कि मुझे और डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स से डेटा मिल जाए, तो जैसे ही मिलता जाएगा आप सब लोगों को ग्रुप में वो डेटा हम शेयर कर रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फार्मेसी के स्टूडेंट से, कि फार्मेसी के टेस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मुझे पास्ट ईयर पेपर्स में से जो टॉपिक्स पता लगे, उन टॉपिक्स में डोज कैलकुलेशन, एएनएस रिसेप्टर, एंटी कैंसर ड्रग्स, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और डोजेस, डायूरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इन तमाम पर मुझे पास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस मिले। तो हमारे पास, मैं फिर रिपीट कर देता हूं इन टॉपिक्स को: डोज कैलकुलेशंस, एएनएस रिसेप्टर, एंटी कैंसर ड्रग्स, डायूरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये यहां तक की बात आप सबको क्लियर है और यहां तक मैं ऑडिबल हूं आप सब लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। बीच बीच में सिर्फ रोक कर मैं आप लोगों से इसलिए सवाल करता हूं ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि आप सब लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और आप सब लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। मैं दी ये 4 to 5 क्वेश्चन से लास्ट टाइम, तो हर बार ये चेंज हो सकता है। ठीक, आगे लेकर चलता हूं बेटा। मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि पिछले साल क्या क्या सवाल पूछे गए थे। जेब बेटे, मैं ये शेयर कर दूंगा ड्राइव पर आप लोगों के पास, तो ये पूरी स्लाइड आ जाएगी आपके पास। स्क्रीनशॉट लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग। एक क्वेश्चन था, M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। M3 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो मैंने यहाँ पर कुछ उनके जवाब भी ढूंढ लिख दिए आप लोगों के लिए, कि थोड़ा सा अभी आज की क्लास में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए। तो याद रहे, जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स 3 होते हैं, ये हमारे पास बहुत जगहों पे होते हैं बॉडी में। हमारे स्मूथ मसल्स में होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं, एक्सोक्राइन में होते हैं, लंग्स में होते हैं, पेनक्रियास में होते हैं, ब्रेन में होते हैं। मोस्टली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनमें ये मौजूद होते हैं M3 रिसेप्टर। अब देखो, पेपर में एक मर्तबा M3 रिसेप्टर पूछ लिया ना, तो अब आपको क्या करना होगा कि इस M3 रिसेप्टर के आगे पीछे की कहानी भी आपको आनी चाहिए। तो आप इसके आगे पीछे जो फर्दर रिसेप्टर्स हैं, हम उनको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। पास पेपर्स हमारे पास सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें अंदाजा हो जाए कि अच्छा इस तरह का सवाल पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था विनक्रिस्टिन पर, कि आपकी जो ड्रग है विनक्रिस्टिन, उस सेल साइकिल के फेजेस आपको पता होंगे। जी फेज होता है, G1 होता है, G2 होता है, G0 होता है, S होता है। तो विनक्रिस्टिन पर पूछा गया था कि विनक्रिस्टिन उनमें से कौन से फेज पर एक्ट करता है? तो विनक्रिस्टिन एक्ट करता है बेटा उनमें से S फेज पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें अब उन ड्रग्स को भी पढ़ना पड़ेगा जो G1 और G2 फेज पर एक्ट कर रहे होते हैं या G0 पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास एक आउटलाइन तैयार होना शुरू हो जाती है कि अच्छा इन चीजों को पढ़ना हमें जरूरी था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन सल्फर इन द स्ट्रक्चर? तो उसका जवाब था डायूरेटिक, चूंकि डायूरेटिक्स में सल्फर मौजूद होती है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सर उसकी और एग्जांपल्स भी याद करनी पड़ेंगी, जैसे स्पाइरोलैक्टोन है, ब्यूमेटेनाइड है, टॉर्सेमाइड है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है। और एग्जांपल्स हम याद कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा। फिर हम इनके डोजेस पढ़ लेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें। फिर एक क्वेश्चन था, थायमिनलेस डेथ इज द फिनोमिना। थायमिनलेस डेथ पे सवाल पूछा गया था। अब हम जानते हैं कि सर ये एक फिनोमिना होता है जिससे बैक्टीरिया, यीस्ट और डिफरेंट मैमेलियन सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं अगर उनमें डेफिशिएंसी आ जाए थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की। इसको आप एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस से भी लिंक कर सकते हो कि सर सेल डेथ हो रही है और सेल डेथ होती होने के लिए किस फेज से वो गुजरते जा रहे हैं। अब बेटे, ये तो कुछ मैंने सैंपल आपके सामने रख दिए थे कि ये सैंपल क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद थे। अब इन फार्मेसी के टॉपिक्स के लिए भी मेरे पास सेम प्लान है कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स शेयर करना स्टार्ट करूं। अब वीडियो लेक्चर्स जो मेरे पास यूट्यूब चैनल पर होते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 8 से 10 मिनट का हो। और यहाँ पर मुझे कमिटमेंट चाहिए होगा आप लोगों से कि जब मैं आपको वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, तो उसके अगेंस्ट मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहूंगा कि जैसे ही आप लोग वीडियो लेक्चर देख लें, इन्फॉर्म जरूर करें।
ताकि मुझे भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरी ये पूरी कोशिश रही है आज से पहले भी कि मैं ये चाहता हूं कि बच्चे अ, आगे बढ़ जाएं। और आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती। यकीन कीजिए, जब हम अपने इस फेज में थे तो मैंने कभी भी आईसीसीबीएस में इंटर्नशिप नहीं की, ना फॉर्म भरा। वजह आई थी, मुझे पता ही नहीं था। क्या पता होती उस वक्त। मैं अपने कैरियर में मैं आपके सामने अगर शेयर करूं तो मैंने अपने कैरियर में सिर्फ एक इंटर्नशिप की थी, और उसके अलावा मैं इंटर्नशिप कर ही नहीं सका। ना मैं ये तमाम टेस्ट दे सका था। वजह ये थी कि शायद मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी, और इस तरह से चीजें मुझे क्लियर नहीं थी। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कोशिश करता हूं तो उसके अगेंस्ट में आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे साथ दें, और साथ इस सेंस में देंगे कि आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा, आप इस फेस पे पहुंचे या आप इस फेस पे पहुंचे। मैं अरहम बिल्कुल, रुबीना बिल्कुल, मैं लगा हुआ हूं 2 दिन से बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। आप लोग तब तक कुछ दिनों तक इंग्लिश की तैयारी कर लो, इसके बाद मैं उस फेज पे आप लोग को ले आऊंगा। तो आप लोग सब ये मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये प्रॉमिस सब लोग करें जरा चैट पर, और चैट के स्क्रीनशॉट लेके रखें फिर। वेरी गुड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो जो वादा कर रहे हैं आप लोग, इसको याद रखिएगा आप लोग। और आज से ही मैं आप लोगों को इंग्लिश और फार्मेसी दोनों की वीडियोस भेजना स्टार्ट कर दूंगा। एक दिन में एक वीडियो भेजूंगा, और फिर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करें। हो सकता है मैं आपको जवाब ना दे पाऊं, लेकिन आप लोगों ने मैसेज जरूर करना है मुझे, ठीक है? शाबाश। अच्छा, यहाँ भी ये हमने सोचा कि जी वीडियो लेक्चर यूट्यूब वाले मैं आपको लिंक भेजूं, और ड्राइव पर मैं स्टडी मटेरियल और टिप्स डालना स्टार्ट कर दूं कि किसको याद करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। फिर इसकी भी जूम क्लास रखी जाए, क्योंकि जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जब मैं उनकी वीडियोस आपको भेजूंगा, जो हॉस्पिटल की कैलकुलेशंस होती हैं, जो इंडस्ट्री की कैलकुलेशन होती हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी, उन सवालों को आपने अपने पास नोट रखना है। तो फिर हम एक जूम क्लास रखेंगे वीक में एक दिन, जिसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे उन टॉपिक्स को। अगर संडे का दिन होगा तो मैं इसी तरह आप लोगों की अर्ली क्लास रख दूंगा। लेकिन अगर कोई वीकडे आया बीच में, तो फिर हम रात में क्लास रखेंगे, ताकि आप लोग भी फ्री होंगे उस वक्त, और मैं भी बिल्कुल फ्री होऊंगा उस वक्त में, तो तब हम क्लास कर लेंगे अपनी। और फिर इसका भी मैं आपका एक मॉक टेस्ट कर दूं। ये मॉक टेस्ट मैं आपको बताऊं कि बन चुका है, और ये मॉक टेस्ट रेडी है, लेकिन मैं पेपर से एक दिन पहले आपका टेस्ट लूंगा, ताकि आपको ताजा ताजा रहेगा ये पेपर आपका। तो ये प्लान मैंने फार्मेसी के लिए सोचा है। और अगर मुझे इस दौरानिए में बाकी फील्ड्स का भी मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है, तो मैं बाकी फील्ड्स के लिए भी सेम प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। यहां तक की बात आप सबको समझ में आती है? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये इंटर्नशिप पहली और आखिरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सके थे। आपको पता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, हाउ टू अप्लाई। लेकिन मुझे बड़ा पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंची क्यों नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब आज भी नहीं पता कि ये एप्लीकेशन, इस पे अप्लाई कैसे करना था। यूट्यूब पे वो वीडियो मेरी अवेलेबल थी। बहुत सारे बच्चे लिंक में नहीं रहते, या चैनल पे नहीं होते हैं, बार बार नहीं जा सकते हैं। अगर आप लोगों को तमाम अपलोड चाहिए, अच्छा, मैं ये काम क्या किया करता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं तमाम ग्रुप्स में शेयर करता हूँ। और जितने भी ग्रुप्स होते हैं हमारे, उन सब में हम शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, रुबीना एग्जैक्ट डेट ईद के बाद पता चलेगी। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं, या यूट्यूब पे बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो इस नंबर पर सिर्फ अपना नाम और यूनिवर्सिटी भेज दें, ताकि हम किसी ग्रुप में आपको ऐड कर दें। जब आप किसी ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, तो तमाम की तमाम डिटेल्स जब कभी भी आया करेंगी, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इस तरह तैयारी करें इसकी कि ये ना सोचेंगे अगर इसमें ना हुआ तो क्या होगा। ऐसी और भी आपके पास इंटर्नशिप्स आएंगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडस्ट्रीज में आएंगी। सो भैया, लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, इस दफा अब तक बताया नहीं गया कि टेस्ट कैसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 30 मिनट्स हमने गुजारे, इसमें मैंने भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को वो तमाम चीजें डिलीवर कर सकूं जो आप लोगों को पूछनी थी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जब आप सेशन लेने के लिए आए थे, और अब सेशन लेके जब वापस जा रहे हैं, तो इस बीच में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ गई है।
आपके फीडबैक्स हमेशा वेलकम रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप किसी भी तरह का फीडबैक दे सकते हैं, और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं चीजों को, वो आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। बेटे ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल आप लोगों का मैटर होगा, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि आपके मिड्स होंगे या फाइनल्स होंगे, ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी से डिस्कस करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, और थैंक यू आप सब लोगों का जो रोजे में छुट्टी वाले दिन आपकी भी मसरूफियात होंगी, उन सबको रोकते हुए इस वक्त तकरीबन 70 लोग हमारे साथ मौजूद थे और वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वे हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आपके फीडबैक्स का मैं जरूर इंतजार करूंगा। पॉजिटिव फीडबैक्स हों, कोई बात बुरी लगती है, नेगेटिव फीडबैक होता है, कोई इंप्रूवमेंट कहना चाहते हैं तो वो जरूर दीजिएगा। वीडियो जैसे अपलोड होती है इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग अपने और फ्रेंड्स को भी, अगर आप जानते हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, फर्स्ट स्क्रीनिंग से आगे निकल चुके हैं, प्लीज उनको ये नंबर दे दें ताकि वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज की क्लास नहीं अटेंड की थी, कोई मसला नहीं, आज की रिकॉर्डिंग वो देख लेंगे, इसके अलावा वो आने वाली क्लासेस हमारी साथ साथ अटेंड कर लें। जी, तमाम लिंक्स इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में बेटा शेयर हो जाएंगे। तो अगर कोई फर्दर सवाल नहीं हमारा तो क्लास ऑफ करता हूं मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक हम सबको लिए वो तमाम चीजें हमें दे जो हम सब के लिए बेहतर हो। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।